हेलो, नमस्कार। बायोलॉजी के बेस्ट टीचिंग चैनल बायोस्टीच में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम टॉपिक्स को आपकी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में डिस्कशन करते हैं और आपको स्टडी करवाते हैं। हम सभी टॉपिक्स को आपको बड़ी बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं नया चैप्टर। ये चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। लास्ट जो चैप्टर अभी हमने डिस्कशन किया था वो था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ये चैप्टर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हम क्या समझते हैं? देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है हमारे सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन कर रहे हों और उनकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यही इसका मतलब निकल कर आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। ठीक है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। केवल हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ इसमें शामिल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। WHO के अनुसार कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो अगर हम पूरा करें तो हम रिप्रोडक्टिव रूप से कंप्लीटली हेल्दी माने जाएंगे। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? देखिए, WHO कहता है कि अगर हम फिजिकल रूप से हेल्दी हो, दूसरा इमोशनली हेल्दी हो, तीसरा बिहेवियरली हेल्दी हो और सोशल रूप से हेल्दी हो, तो हम कंप्लीटली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माने जाते हैं। अब आइए समझते हैं एक एक चीज को। फिजिकल हेल्दी का मतलब होता है कि हमारा शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हमारे सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कंप्लीटली हेल्दी होने चाहिए, उनका फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए। ये होता है फिजिकल हेल्दी होने का मतलब। और इमोशनली हेल्दी होने का मतलब हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, वो हमें अच्छी तरह से डील करनी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके इमोशंस किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो उन इमोशंस में हमको बह नहीं जाना चाहिए, उनको काबू में रखना चाहिए और समाज में बिहेवियर अपना अच्छा रखना चाहिए। अगर आपके इमोशंस किसी के साथ बहुत ही स्ट्रांगली अटैच हैं और किसी ने कोई बात अगर आपको उसके बारे में कह दी तो आपका बिहेवियर उनके प्रति खराब हो जाए। ठीक है, तो हमारे इमोशंस को काबू में रखकर हमें अपना बिहेवियर भी बहुत अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, और अगर ये सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं, इन सारी चीजों में हम कंप्लीटली हेल्दी हैं, जैसे हम फिजिकल भी हेल्दी हैं, इमोशनली भी हम अपनी इमोशंस को भी अच्छी तरह से डील करना जानते हैं और हमारा बिहेवियर भी अच्छा रहता है हमारे परिवार के प्रति, हमारे मित्रों के साथ और हमारे रिलेटिव्स के साथ। तो इन सभी एस्पेक्ट को पूरा करके हम सोशली भी हेल्दी हो जाते हैं, समाज में हमारी प्रेस्टीज भी अच्छी बनी रहती है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को पूरा करके हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माने जाते हैं। ये WHO का कहना है। WHO का सेंटर जो जिनेवा में स्थित है। कहां पर है? जिनेवा। ठीक है, तो इस तरह से एक सोसाइटी जिसमें सभी के फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हों और सभी के बीच सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर एक हेल्दी बातचीत होती हो, तो इस तरह की सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहते हैं। ठीक है,
अब आइए हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गेन करने के लिए हमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस क्या हैं और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पाने के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए जिससे कि हम पूरी तरह से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकें। आपको हम बता दें कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे पहला ऐसा कंट्री था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सीरियसली लिया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गेन करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ ऐसे प्लान्स एग्जीक्यूट किए, कुछ ऐसे प्लान्स लागू किए जिससे हमारे कंट्री के लोग पूरी तरह से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सके। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 1951 में एक प्लान लॉन्च किया जिसको फैमिली प्लानिंग कहा गया। फैमिली प्लानिंग, ठीक है। ये हमारा कंट्री जो आजाद हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। और आजादी के मात्र 4 ईयर के अंदर, 4 इयर्स के अंदर ही 1951 में भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिससे हमारे यहाँ के लोग कंप्लीटली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो जाए। इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में समय समय पर काफी बदलाव किए जाते रहे हैं जिससे कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो सके, ठीक है। तो आजकल ये जो प्रोग्राम है एक नए नाम से भारत सरकार चला रही है, इसका नाम है RCH। RCH का मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये भारत सरकार इस नाम से चला रही है, RCH के नाम से, ठीक है। तो इस RCH प्रोग्राम में क्या क्या किया जाता है ये हम चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इस RCH प्रोग्राम के मेजर टास्क कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसके मेजर टास्क थे कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस, लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना इस RCH प्रोग्राम का मेजर टास्क था। दूसरा क्या टास्क था? फैसिलिटीज। फैसिलिटीज देखिए, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने के लिए हमको कुछ फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती हैं, जैसे कि हमको हॉस्पिटल्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, ठीक है। तो फैसिलिटीज उपलब्ध कराना, ठीक है। तो मेजर टास्क ऑफ RCH प्रोग्राम, ये सबसे पहला टास्क क्या था? अवेयरनेस फैलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना। दूसरा टास्क क्या था? फैसिलिटीज उपलब्ध कराना, पूरे कंट्री में हर जगह फैसिलिटीज उपलब्ध कराना। और तीसरा टास्क क्या था? सपोर्ट। देखिए, फैसिलिटीज उपलब्ध करा दी और अगर गवर्नमेंट उनको पीछे से सपोर्ट ना करे तो ये फैसिलिटीज लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएंगी और उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो इन फैसिलिटीज को सपोर्ट करने का ये सबसे बड़ा टास्क था RCH प्रोग्राम के तहत। तो ये RCH प्रोग्राम के तहत ये 3 टास्क थे गवर्नमेंट के: अवेयरनेस फैलाना, फैसिलिटीज उपलब्ध कराना और उन फैसिलिटीज को सपोर्ट करना, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए RCH प्रोग्राम द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, क्या क्या कदम उठाए गए। व्हाट स्टेप हैज बीन टेकन टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल, टू एजुकेट देम एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए। देखिए, सबसे पहले स्टेप लिया गया कि
पूरे कंट्री में, पूरे देश में ऑडियो विजुअल एडवर्टीजमेंट चलाए गए, जिससे कि लोग अवेयर हो सके और उनमें जागरूकता फैल सके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या स्टेप उठाया गया? प्रिंट मीडिया का सहारा लिया गया, सपोर्ट लिया गया प्रिंट मीडिया का, कि कुछ पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर्स में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से संबंधित लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कुछ उसमें विज्ञापन छापे गए, जिससे कि लोग उनको पढ़ सकें और उनमें जागरूकता आ सके, उनमें अवेयरनेस आ सके। ठीक है, और क्या कदम उठाए गए? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को इस काम पर लगाया गया। कुछ सरकारी एजेंसियां, कुछ गैर सरकारी एजेंसियां, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को, जैसे कि कुछ एनजीओ होते हैं, ठीक है, समाज सेवा वाले संगठन होते हैं, उन एनजीओज को इस काम पर लगाया गया कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। और क्या किया गया? इनकरेजमेंट ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, स्कूल और कॉलेज में सेक्स एजुकेशन को इनकरेज किया गया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको सेक्स एजुकेशन दी जाए, उनको सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कंप्लीटली जानकारी दी जाए कि क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनके क्या काम होते हैं। ठीक है, जब एडोलसेंस फेज आता है, जब प्यूबर्टी फेज आता है, बच्चा जब यंग होता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, हार्मोन्स का एक तूफान सा आता है बॉडी में, और बच्चे घबरा जाते हैं कि ये आखिर हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हमारी आवाज़ बदल रही है। ठीक है, हमारे गोनेट्स में अलग तरह के चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें अलग अलग तरह के चेंजेज आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, अजीब सा तूफान बॉडी के अंदर चलता रहता है। तो ये सब कुछ होता है वो एडोलसेंस फेज की वजह से, प्यूबर्टी फेज की वजह से, हार्मोनल जो बैलेंस, हार्मोनल जो चेंजेज आते हैं बॉडी में, उसकी वजह से ये सब होता है। तो सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कूल में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को और उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी इस अभियान में शामिल किया गया, ताकि वो जागरूक हो सके, पेरेंट्स अपने बच्चों को समझा सकें और टीचर भी स्कूल में सेक्स रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें, जिससे बच्चों में कोई मिथ, कोई भ्रांति पैदा ना हो सके, कोई गलतफहमी पैदा ना हो सके। ठीक है, कि स्पर्म कैसे बनते हैं, कितने दिनों में स्पर्म बनकर तैयार होता है। स्पर्म बनने में 72 से लेकर 74 दिन लगते हैं स्पर्म बनने में। ठीक है, तो इन स्पर्म्स को वो वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें, ये सारी सेक्स एजुकेशन अगर दी जाती है तो बच्चे थोड़ा एजुकेट होते हैं और उनमें अवेयरनेस आती है इसके प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया गया? सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस टू प्रिवेंट एसटीडीज एंड एड्स। सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, जो मैरिड कपल होते हैं वो सेक्सुअल प्रैक्टिस करते हैं, मींस जो सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए वो सेफ और हाइजीनिक होनी चाहिए, मतलब सुरक्षित रहना चाहिए। कहीं भी अगर आपने असुरक्षित सेक्स कर लिया, ठीक है, असुरक्षित सेक्स करने से जो सेक्स जो सेफ ना हो, मतलब उसमें आपने कॉन्डोम्स का यूज नहीं किया या सुरक्षित सेक्स नहीं किया, तो आपको एसटीडीज मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, एसटीडी का मतलब, तो आपको सेक्स रिलेटेड डिजीज हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। और क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। एड्स क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जिससे हम बीमारियों से लड़ते हैं, वो हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है और वो बीमारियों के प्रति, वो व्यक्ति जिसके अंदर, जिसमें एड्स हो गया, जिसको एड्स हो गया, वो बीमारियों से उसमें लड़ने की क्षमता नहीं रहती है। ठीक है, तो हमको सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हमें ये गंभीर बीमारियां ना हो सके, एसटीडी और एड्स जैसी।
समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया, नेक्स्ट स्टेप लिया गया कि ऐसे फर्टाइल कपल और मैरिजेबल पीपल, मतलब जो लोग शादीशुदा हैं, जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, फर्टाइल कपल है जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, और या जिनकी मैरिज होने वाली है, जो शादी योग्य हैं, उन लोगों को एजुकेट किया गया इस RCH प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो क्या एजुकेट किया गया उनको, ये एजुकेट किया गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करिए आप। कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स कुछ गर्भ निरोध के उपाय अपनाइए, जैसे कि कॉन्डोम्स का यूज करिए, कॉपर टी का यूज करिए। ठीक है, कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जिनसे गर्भ नहीं ठहर पाता है, गर्भ नहीं रुक पाता है, तो उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी इस्तेमाल आप करिए, जिससे कि जो है पॉपुलेशन कंट्रोल रहे, आपके परिवार की जो है पॉपुलेशन, आपके परिवार की जो लोगों की संख्या कंट्रोल रहे, जिससे आप सभी का पालन पोषण बेहतर तरीके से कर सकें। जो शादीशुदा हैं उनको तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों उनको एजुकेट किया गया। मैरिजेबल कपल, जो शादी योग्य हैं, उनको क्यों एजुकेट किया गया, उनको इसलिए एजुकेट किया गया क्योंकि उनकी भी आगे, वो शादी योग्य है ही, तो उनकी भी आगे शादी होगी, तो उनको ये सारी चीजें समझ में आ जाएं ऑलरेडी, इसलिए। तो इस जो फर्टाइल कपल और मैरिजेबल पीपल को क्या क्या एजुकेट किया गया, मोटिवेटेड फॉर द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इस्तेमाल के लिए उनको मोटिवेट किया गया, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, देश की आबादी कंट्रोल हो सके। और क्या एजुकेट किया गया, प्रेग्नेंट मदर्स की किस तरह से केयर की जाए, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, जो भी मदर्स प्रेग्नेंट हैं, जो बच्चा पैदा करने वाली हैं, उनको उनकी किस तरह से अच्छी देखभाल की जा सके, जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकें। ठीक है, उनमें कोई भी रिप्रोडक्टिव संबंधी कोई परेशानी ना पैदा हो सके। ठीक है, और क्या एजुकेट किया गया, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एजुकेट किया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, बहुत सारी महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, वो ये देखती हैं कि मेरा फिजिकल अच्छा रहना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनको ऐसा लगता है कि उनका फिजिकल खराब हो जाता है। तो इस बारे में एजुकेट करना कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चे के अंदर कुछ एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, इम्यूनिटी पावर उसका बढ़ता है बच्चे का। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद उसको कम से कम 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी है, अवश्य करानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या एजुकेट किया गया, आगे एजुकेट किया गया कि बच्चा पैदा तो हुआ, अगर वो मेल चाइल्ड पैदा हुआ या फीमेल चाइल्ड पैदा हुआ, तो दोनों में आपको समानता रखनी चाहिए, दोनों को एक जैसा समझना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती हैं। लड़की और लड़के में समानता समझनी चाहिए, उनको इक्वलिटी उनके अंदर समझनी चाहिए। इस बारे में लोगों को एजुकेट किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़का पैदा हुआ तो कमाल हो गया और लड़की पैदा हुई तो बवाल हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वलिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ठीक है, और क्या क्या एजुकेट किया गया RCH प्रोग्राम के तहत, ये देखिए, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स और सेक्स एब्यूज के बारे में एजुकेट किया गया। सेक्स रिलेटेड क्राइम्स कौन से होते हैं, अगर पेट में बच्चा है, उसका आपने पता कर लिया कि ये आपको लगा कि लड़की होगी, तो उसको क्या किया, उसको अबॉर्ट करा दिया, उसको बच्चा गिरवा दिया। ठीक है, तो इस तरह का ये सेक्स एब्यूज है। या गर्ल्स पर ज्यादा आप अत्याचार करो, मतलब अगर लड़की है तो उसको अच्छे से ना तो आप उसको पढ़ाओ, ना उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ना उसके किसी पालन पोषण पर ध्यान दो, किसी तरह का आप उस पर ध्यान ना दो। या फिर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं। क्राइम्स कौन कौन से होते हैं कि अगर आप इमोशंस में बह गए, भावनाओं में बह गए, किसी के साथ आपने रेप कर दिया,
तो लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना, उनके बीच जागरूकता फैलाना, ताकि लोगों में, सोसाइटी में लोग जागरूक हों, और अगर कोई भी ये सेक्स रिलेटेड क्राइम्स या सेक्स एब्यूज वगैरह हो तो लोग जागरूक होकर उनके बारे में कंप्लेन कर सकें, जिससे ये सारे जो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हैं और एब्यूजेस हैं ये रुक सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें RCH प्रोग्राम के तहत ये सारे स्टेप उठाए गए लोगों को अवेयर करने के लिए, पीपल्स को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखिए, अब क्या है कि लोगों को जागरूक भी कर लिया, अवेयर भी कर लिया, एजुकेट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। लोग एजुकेट भी हो गए, जागरूक भी हो गए, अवेयरनेस फैल गई चारों ओर। ठीक है, तब आगे क्या होगा? वो अपनी समस्याएं लेकर कहाँ जाएंगे? अगर उनको सेक्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ रिप्रोडक्टिव समस्याएं होती हैं, तो वो अपनी समस्याओं को लेकर आखिर जाएंगे कहाँ? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को ये सब इम्प्लीमेंट कराने के लिए, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराने के लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हॉस्पिटल्स होने चाहिए पूरे कंट्री में, हर जगह बड़े हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, जिस तरह की लोगों को समस्याएं आती हैं, छोटी या बड़ी, उस हिसाब से पूरे कंट्री में, पूरे देश में सभी लोगों के लिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ठीक है, छोटे या बड़े डिस्पेंसरी या बड़े हॉस्पिटल, एम्स वगैरह, ये सारे होने चाहिए। ठीक है, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए। ठीक है, डिस्पेंसरी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? पैथोलॉजीज वगैरह होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि लोग अपनी जांच करवा सके। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और क्या जरूरत होती है? प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होने चाहिए, कुछ स्पेशलिस्ट होने चाहिए इसी काम के लिए। ये कोई दाई वगैरह से काम थोड़े चलेगा। क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होना चाहिए, यही तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं। किसी भी बीमारी को हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सेज होनी चाहिए। ठीक है, और वार्ड बॉय वगैरह, जो भी फैसिलिटी चाहिए, जो भी एक्सपर्ट होते हैं, इन सब के लिए, इनकी देखभाल के लिए वो सारे एक्सपर्ट चाहिए होंगे। और क्या चाहिए? मटेरियल सपोर्ट सबसे जरूरी है। ये सभी लोग होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, हॉस्पिटल भी बना हुआ खड़ा है, डिस्पेंसरी भी है, सब कुछ है, पैथोलॉजी भी है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी है, डॉक्टर बैठा दिए आपने, ठीक है, नर्स भर्ती करा दी, सब कुछ है। मटेरियल सपोर्ट भी तो होना चाहिए। दवाइयां नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, मेडिसिन भी चाहिए, तो मटेरियल सपोर्ट भी होना चाहिए। मटेरियल सपोर्ट में मेडिसिन आ जाती हैं, इंजेक्शन, बहुत सारी दवाइयां आ जाती हैं, और क्या आ जाता है? बहुत सारी मशीन्स आ जाती हैं सर्जरी करने की। ठीक है, बिना इनके कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारी चीजें चाहिए होती हैं सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि जो है रिप्रोडक्टिव रिलेटेड लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, जिनको लेकर वो इनमें जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, एक्सपर्ट के पास जाएंगे, सपोर्ट मांगेंगे। तो क्या क्या लोगों की रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं? ये प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई। अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उसको अपने बेबी के केयर के लिए और अपनी केयर के लिए मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रेगनेंसी में उसको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या है? डिलीवरी के टाइम उसको ज़रूरत पड़ेगी, बच्चा पैदा कराना है, डिलीवरी करवानी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, इसके लिए उसको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सारे कॉम्प्लिकेशन क्या है? रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और क्या? एसटीडीज हो गई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई गलती से। ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, कोई सेक्सुअल बीमारी हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं? गुप्त रोग। अगर कोई गुप्त रोग हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, गुप्त रोग को लोग गुप्त रखते हैं, बताते नहीं है, छिपा लेते हैं, समाज में किसी को नहीं बताएंगे, घर में नहीं बताएंगे, दबा के रखते हैं और बीमारी गंभीर होती चली जाती है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि गुप्त रोग अगर हो गया तो उसको टैकल करने के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है। अबॉर्शन,
अबॉर्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। ये किस केस में आवश्यकता पड़ती है अबॉर्शन कराने की? कि अगर बेबी जो आपके पल रहा है गर्भ में, तो उस बेबी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई बच्चा उस सही से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है अंदर, ठीक है, डेवलप नहीं हो रहा, उसका डेवलपमेंट कुछ इफेक्ट कर गया है, सही से डेवलप नहीं हुआ है, या कोई और कॉम्प्लिकेशन है उस बच्चे के अंदर, ठीक है, तो उस बच्चे को पैदा करने से अच्छा है उसको अबॉर्ट करा दिया जाए, उसका अबॉर्शन करवा दिया जाए। तो अबॉर्शन कराने के लिए भी हॉस्पिटल्स की इन फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है। और क्या जरूरत पड़ेगी? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए किसी की फैमिली में पर्याप्त मेंबर हो गए, लड़का हो गया, लड़की हो गई, सब कुछ हो गया, सारी मुरादें पूरी हो गई, उसके बाद उसको बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी वो हॉस्पिटल का वो कपल रुख करेंगे, ठीक है, कि उनको नसबंदी करानी है या कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करना है, तो हॉस्पिटल्स का वो सपोर्ट लेंगे, सहयोग लेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। और क्या? मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फीमेल्स में। अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो गई, मेंस्ट्रुएशन कम हो रहा है, वीक है, या बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो जाती है फीमेल्स में। उन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनका इलाज करवाने के लिए इन फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी की, ठीक है। इनफर्टिलिटी अगर है, इन केस किसी फीमेल को बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई, कई साल हो गए, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, घर वाले ताने दे रहे हैं, सास ताने दे रही है कि तू करमजली मर जा, बच्चा मुझे चाहिए अपना वंश चलाने के लिए, तो इनफर्टिलिटी के केस में ये तो डॉक्टर ही देखेगा कि क्या कमी है बॉडी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या कमी है, हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी क्यों नहीं है, उसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है। तो इनफर्टिलिटी के केस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए लोगों को एजुकेट करने के बाद, अवेयरनेस फैलाने के बाद इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी समस्याएं हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, जिनको लेकर लोग हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आपकी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मैंने समझाया, कोई प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम्स है कोई, तो कमेंट करके आप पूछिए मुझसे, मैं हर क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा, ठीक है। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे नए टॉपिक के बारे में। तो वो टॉपिक क्या होगा हम अभी से रिवील किए दे रहे हैं। देखिए, आजकल रोजगार की बहुत समस्या बढ़ रही है, सारी सुविधाएं जिनकी लोगों को ज़रूरत है वो सभी सुविधाएं कम हो रही हैं, किसी को रहने के लिए मकान नहीं है, किसी को खाने के लिए भोजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा। तो ये सारी समस्याएं दिन ब दिन हमारे समाज में बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो ये समस्याएं बढ़ने का एक्चुअली कारण क्या है, क्या कारण है इन सभी समस्याओं को बढ़ने का? इसका कुछ मेन मुख्य कारण ये है कि हमारे देश की आबादी जो है, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। तो जब ये पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, हमारे निजी जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, पॉपुलेशन के क्या नुकसान है, तो इनसे रिलेटेड हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा, क्या नाम होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। इस टॉपिक का नाम होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।